गाइस, आज हम लोग वेक्टर्स के बारे में जानेंगे। वेक्टर्स क्लास 11th इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सबके लिए एक प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि फिजिक्स में क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके टर्म में लॉज ऑफ फिजिक्स या फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स लिखे रहते हैं। दोज क्वांटिटीज़ which involve in laws of physics या सिंपली हम कह सकते हैं फॉर्मूली ऑफ फिजिक्स are called फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लिखते हैं फोर्स F इक्वल टू m इंटू ए, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ फिजिक्स है। इसमें जैसे फिजिक्स, मास, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फिजिक्स के फॉर्मूले में जो भी क्वांटिटीज़ आएंगे वो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसे होते हैं, और इसको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसे होते हैं जिनको कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत पड़ती है। जब फिजिक्स में हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड किसी भी क्वांटिटी, जैसे फोर्स दिया हुआ है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, तो हम पूछेंगे हाउ मच फोर्स। हाउ मच क्वेश्चन करने पर जो भी क्वांटिटी दिया है उसके साथ हाउ मच अगर क्वेश्चन करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मैग्नीट्यूड है। जैसे सपोज लिखा है 20 न्यूटन फोर्स, डायरेक्शन दे दिया है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो मैग्नीट्यूड पूछेगा। मैग्नीट्यूड का मतलब हाउ मच फोर्स। तो जब हम हाउ मच फोर्स कहेंगे, तो उस समय इसका आंसर मिलेगा केवल इक्वल टू 20 न्यूटन। तो यही फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो इस कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, कम्प्लीटली बताने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। जैसे मास बताना है तो केवल मैग्नीट्यूड बताएंगे, 2 kg 3 kg जो भी है, ये मास 3 kg, तो मास को हम 3 kg में बता दिए। टाइम बताना है, टाइम 4 सेकेंड, इसमें हम मैग्नीट्यूड से कम्प्लीटली बता सकते हैं। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिसको कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बताना भी ज़रूरी होता है। जैसे फोर्स के केस में देखें, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में, सपोज ये जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स इधर 20 न्यूटन का वर्क कर रहा है और एक फोर्स इधर 20 न्यूटन का वर्क कर रहा है। और इसी तरह से एक दूसरे फिगर में दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में 20 न्यूटन के वर्क कर रहे हैं। तो इस फोर्सेस का इफेक्ट क्या होगा, तो हम जानते हैं कि अगर 20 न्यूटन इस साइड से और 20 न्यूटन इस साइड से अपोजिट डायरेक्शन फोर्स अगर वर्क कर रहा है तो नेट फोर्स इसका 0 हो जाएगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। और ये 20 न्यूटन दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो नेट फोर्स 40 न्यूटन का हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम फोर्स बताते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगा है तो फोर्स को कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताने की ज़रूरत है। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बताने की ज़रूरत है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं। कहेंगे नहीं, कह सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ बताया जाता है लेकिन वो वेक्टर्स नहीं होते हैं। तो उसको समझने के बाद इसको समझना आसान हो जाएगा।
सपोज यहाँ एक जंक्शन है, कई वायर यहाँ आकर मीट कर रहा है, इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ 3 एम्पियर, यहाँ सपोज ये हो गया 6 एम्पियर, तो यहाँ 1 एम्पियर। करंट के केस में हम देखते हैं कि अगर ये जंक्शन है कई वायर्स का और इस जंक्शन पर अगर 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट आ रहा है, तो इस जंक्शन से जाने वाला करंट 6 एम्पियर का होगा। लेकिन वहीं अगर हम देखें किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स हम इधर से लगाए 10 न्यूटन का, इधर से लगाए 10 न्यूटन, ऊपर से लगाए भी 10 न्यूटन और नीचे से भी लगा दिए 10 न्यूटन, तो इस कंडीशन में इस पर नेट फोर्स 0 होगा। और सपोज करें कि ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है और ये वाई एक्सिस का डायरेक्शन है, तो नेट फोर्स यहाँ पर 0 है। लेकिन अगर हम इन फोर्सेस के डायरेक्शन को चेंज कर दें, टेन न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, इस समय इस ऑब्जेक्ट पर कंप्लीट नेट फोर्स 0 नहीं आता है, यानी इनका डायरेक्शन चेंज करो नेट फोर्स 0 नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर वायर्स का डायरेक्शन चेंज कर दिया, इनके बीच का एंगल चेंज कर दिया जाए, तो भी इसमें करंट का सम करने पर इतना ही करंट आएगा। मीन्स इन तीनों का जो करंट का सम होगा, वो जो फोर्थ होगा, फोर्थ में उतना ही करंट। ये करंट अगर आ रहा है 6 एम्पियर का, तो यहाँ से 6 एम्पियर करंट जाएगा। इट मीन्स करंट एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, लेकिन उनको अगर हम ऐड करना चाहेंगे तो उनके बीच में डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। उनके बीच में डायरेक्शन, ये एंगल कुछ भी हो, यहाँ उसका जो रिजल्ट है वही रहता है। लेकिन फोर्स के केस में हम देख रहे हैं कि यही फोर्सेस है, उतने ही फोर्सेस काम कर रहे हैं इस पॉइंट पर, लेकिन ये जब फोर्सेस के बीच का जब एंगल हम चेंज कर दे रहे हैं, उस समय फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। इट मीन्स स्केलर क्वांटिटी इस सेंस में कि इसको जनरल अलजेब्रा के मेथड से जोड़ा घटाया जा सकता है, प्लस या माइनस किया जा सकता है। इसको हमेशा जनरल अलजेब्रा के फॉर्म में जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। तो ये एक स्पेशल क्वांटिटीज़ हैं वेक्टर, और वेक्टर्स को जोड़ना, घटाना, यानी प्लस करना, सब्ट्रैक्ट करना या फिर मल्टीप्लाई करना है, तो उस समय एक अलग ही अलजेब्रा की ज़रूरत पड़ती है, उसको वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। यानी वेक्टर्स वो हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, और उन्हें ऑपरेट करता है। अगर एक से अधिक वेक्टर्स को ऑपरेट करना है, ऑपरेट मीन्स करने का मतलब प्लस करना है, माइनस करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन वेक्टर्स में डिफाइन नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए स्पेशल रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, और उसको हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। वेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं दोज क्वांटिटीज़ which require magnitude as well as direction for their complete representation and those quantities which require magnitude as well as direction for their complete representation, and they can operate means प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना बाय वेक्टर अलजेब्रा ओनली। आर कॉल्ड वेक्टर्स। This is complete definition of vectors. Scalars.
those physical quantities which require magnitude only for their complete representation. And they can be operated by simple algebra. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, जियोमेट्रिकली वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो। एरो से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो एरो का लेंथ होता है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, और जो एरो हेड होता है वो उसके डायरेक्शन को बताता है। मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में रिप्रेजेंटेड बाय एरो। लेंथ ऑफ एरो represents the magnitude. Represents length of arrow represents से ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा। arrow is proportional to the magnitude and arrowhead points the direction. This is geometrical representation of vector. Suppose we have to represent 30 Newton force due northeast. We assume this east, west, north, south. 30 न्यूटन फोर्स ड्यू नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मीन्स नॉर्थ ईस्ट मीन्स नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा और 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एक एरो बनाना है, एरो हेड अभी नहीं, एरो बनाना है जिसका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होना चाहिए और 30 न्यूटन रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब 30 न्यूटन का बराबर लेंथ का कोई लाइन हम नहीं ड्रॉ कर सकते। हम एज्यूम करते हैं सपोज 7.5 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इक्विवेलेंट। मीन्स 1 सेंटीमीटर वेक्टर ऐसा बिहेव करता है। 1 सेंटीमीटर जो लेंथ है वो सपोज करते हैं 7.5 न्यूटन के बराबर है, तो 4 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज इतना 4 सेंटीमीटर है और ये 30 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है और ये 45 डिग्री का एंगल है। ये उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया 30 न्यूटन फोर्स ड्यू नॉर्थ ईस्ट। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, नल वेक्टर्स। नल वेक्टर्स का आविष्कार हुआ। नल वेक्टर्स का मतलब होता है जीरो वेक्टर, उसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। इसको यूज किया गया तब जैसे सपोज कोई एक वेक्टर ए है, उसमें से उसी वेक्टर ए को माइनस कर रहे हैं तो जरूरी नथिंग, तो जीरो आएगा, तो इसको जीरो वेक्टर बोला गया। तो नल वेक्टर वो वेक्टर होता है अ वेक्टर whose magnitude
इज 0 एंड डायरेक्शन आर्बिट्रेरी, किसी भी तरह डायरेक्शन इसका ले सकते हैं, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी। इसके बाद है यूनिट वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यूनिट वेक्टर जो ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, 1 होता है, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होता है। यूनिट वेक्टर whose magnitude is 1 and which is dimensionless and unitless। unitless, it only points मीन्स ये केवल डायरेक्शन बताता है, it only points। एग्जाम्पल्स यूनिट वेक्टर्स में ले सकते हैं। सपोज एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 30 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, तो जनरली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप लेते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप लेते हैं और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप लेते हैं। तो ये एजम्पशन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आई कैप ही वही होगा, लेकिन ये एजम्पशन है, क्लास 11-12 में यही एजम्पशन होता है। आई along x एक्सिस, j along y एक्सिस, k along z एक्सिस। तो अगर 30 न्यूटन का वेक्टर है पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, तो इसको हम लिख सकते हैं 30 आई कैप न्यूटन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 30 न्यूटन आई कैप। मीन्स यूनिट वेक्टर को यूज किया था केवल डायरेक्शन बताने के लिए कि इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, यूनिटी मीन्स 1 होता है। ये जो 30 न्यूटन है ये मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट वेक्टर है, यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड होता है पहले, और उसके साथ एक यूनिट वेक्टर होता है जो डायरेक्शन को बताता है। तो यानी यहाँ से डिफाइन हो गया यूनिट वेक्टर इक्वल टू द वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। नाउ इसके बाद जो और टॉपिक है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, देखिए इसको।